नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं शहजाद जी, शहजाद पूनावाला जी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो सर। जय श्री राम। धन्यवाद आपका गायत्री जी। और आपके नाम में ही थैंक इतनी यू। पवित्रता है। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। शहजाद जी, मैं पीछे 4-5 दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब थी और मैं तभी आपसे टच में आई। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हाँ हो रहा है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है अगर आप देखेंगे। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया पे, जितने भी उनके आउटलेट्स हैं, एक स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लगातार। वो स्टेटमेंट्स में एक पैटर्न नजर आता है। हम्म। स्टेटमेंट्स क्या हैं जिसके बारे में हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, एंड व्हाट इज दिस पैटर्न व्हिच इज कमिंग, एंड जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अलार्म फीलिंग आ रही है जी। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अब एक ही पहचान है। सेना, सनातन, संस्था, सदन, संसद, सबका करो अपमान। ये राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। आप देखिए, आप जो पैटर्न का जिक्र कर रही है, स्टार्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है राहुल गांधी को। वैसे अनेकों बार लगाया, पर अभी हाल ही में कि कोई भी भारतीय सेना के विषय में इस प्रकार की बातें नहीं करेगा जो उन्होंने की थी। जो उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है। वैसे कब्जाने वाला फिगर जो है, 4 फिगर बोला है उन्होंने। एक बार 2000 स्क्वायर किलोमीटर, एक बार 44,000, एक बार 1000 और एक बार 4000 स्क्वायर किलोमीटर। और दिया किसने जमीन चीन को? उनके ही परिवार के लोगों ने अक्साई चीन दे दिया था। फिर आप देखिए कि सेना पर हमला बोला ही था, तो इस परिवार को जब पूछा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, तो बोलते सुप्रीम कोर्ट करते रहा टिप्पणी, हमें क्या मतलब है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब इन्होंने इशू निकाला कि मेरे पास एटम बम है और मैं एटम बम जब फोड़ूंगा तो ईसीआई, मतलब एक संवैधानिक संस्था, वो गायब हो जाएगी देश से। और उसके बाद वो एक प्रेस वार्ता करते हैं। वो एटम बम तो निकलता नहीं, सुतली बम निकलता है। उसमें आधे घंटे में ही फैक्ट चेक हो जाता है। और जो सीईओज है कर्नाटका के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, वो कहते हैं राहुल जी, अगर आपकी वाकई कोई असली शिकायत है तो आप उसको एफिडेविट में, हलफनामे पे लिखकर दे दीजिए, जो कि एक तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल तरीका होता है। तो वो बोलते हैं कि मेरा शब्द ही मेरा वचन है, माई वर्ड इज माई ओथ। क्योंकि भाई आपको और मुझे तो ओथ लिख कर देना है। अगर कोई संस्था पे कुछ बात रखनी है, कुछ करना है, कोर्ट में हलफनामा डालना है, हमको तो लिख के देना है। पर राहुल गांधी जो है वो हमसे मतलब ऊपर है, वो उनका परिवार का राज है। तो वो कहते हैं कि माई शब्द इज माई वर्ड। तो इस प्रकार से, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो संसद हो, संसद में भी जिस प्रकार से उनके पार्टी का रवैया रहता है। अब सिंदूर पर चर्चा हुई, सिंदूर पर चर्चा हुई तो सिंदूर को तमाशा बोला गया। सिंदूर को तमाशा बोलने के बाद महादेव ऑपरेशन में आतंकी मारे गए तो उसको सांप्रदायिक बोला गया। और हद तो ये हो गई कि अभी कल ही आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि 5 पाकिस्तानी जेट, एक बड़ा पाकिस्तानी प्लेन, और वो सबसे बड़ा सरफेस टू एयर हिट है S-400 के माध्यम से, 300 किलोमीटर दूर तक उसको जाकर मारा है। फिर हाफ हैंगर इनका तबाह हुआ है, हैंगर में इनके पड़े प्लेन्स तबाह हुए, सब कुछ तबाह हो गया। जब ये प्रमाण दिया गया तो जो व्यक्ति ट्रंप के एक बयान पर चीख रहा था कि 5 जेट डाउन, 5 जेट डाउन, जो कह रहा था कि पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट नहीं था, हाथ बांध के रखे, जब एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं कि भाई ये अचीव किया है, इनके 5 जेट गिरे और हमारे पॉलिटिकल बैकिंग थी, तो राहुल गांधी का एस से सन्नाटा छाया हुआ है सोशल मीडिया पर। इस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। तो कुल मिलाकर मोदी विरोध में सेना, सनातन, संसद, सदन, संवैधानिक संस्था, सबका अपमान करना, ये इनका स्टेटेड एजेंडा बन गया। और उसका एक आखिरी मैं आपको बताता हूँ लाइन क्या है। ये है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में एक डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करो, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करो। अगर मैं ना जीतू तो ये गेम ही खराब है, अगर मैं ना जीतू तो ये व्यवस्था ही खराब है, अगर मेरा परिवार ना जीते तो लोकतंत्र ही खराब है, अगर इंदिरा इंडिया ना हो तो इंडिया ही नहीं है। ये मानसिकता है। ये सुप्रीम कोर्ट पे आपने जो बताया वो कमेंट तो इनका था ही। वैसे बाहुबली से काफी प्रेरित लग रहे हैं मुझे वो, मेरा वचन ये है शासन, वो उसी मूवी का ये डायलॉग था, कुछ इससे आ रहे हैं ये लग रहा है। मुझे लगता है कि बाहुबली से ज्यादा कटप्पा की भूमिका में है वो। अच्छा,
जी। एक पैटर्न है इनका, पर सुप्रीम कोर्ट के पीछे उतना नहीं पड़े हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन के पीछे से पड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं क्योंकि थ्रेटन कर रहे हैं। वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर आप देखेंगे जो इनके रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं, आई हुँ, मीन लॉयर हैं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगी, शहज़ाद जी हैज़ डन लॉ, ही इज़ अ लॉयर एंड ही हैज़ हुँ, आल्सो डन हिज़ मास्टर्स इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एमआईटी। नाउ अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है शहज़ाद जी, जिस तरीके से ये प्लेटफ़ॉर्म्स पे हुँ, जाकर तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स की फ़ोटो लगाकर ये कह रहे हैं, मैं इनको छोड़ूँगा नहीं। हुँ। आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ और पैटर्न भी इसमें नज़र आता है? आपको कुछ और पैटर्न नहीं नज़र आता इसमें? इट इज़ नॉट देख जस्ट डिमोरलाइजिंग द इंस्टीट्यूशन, देयर इज़ बियॉन्ड दैट। आपकी बात बिल्कुल सही है, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे बांग्लादेश में एक स्थिति निर्माण हुई या श्रीलंका में एक स्थिति निर्माण हुई, वो इस प्रकार की स्थिति लाना चाहते हैं। जब वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं, वी विल परस्यू यू, आप रिटायर हो जाएंगे तब भी हम आपको परस्यू करेंगे। उसके बाद आप सीरीज ऑफ ट्वीट्स एंड स्टेटमेंट्स देखिए जो कांग्रेस इकोसिस्टम से निकल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को घर से बाहर ड्रैग करेंगे, आग लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन पर मार्च करना है, ये कल उनकी मार्च होने वाली है 11 तारीख को, तो वो मार्च करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन को तो बंद ही कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो ये संवैधानिक संस्थाओं के प्रति ना केवल वो ट्रस्ट डेफिसिट बल्कि हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। और ये वो लोग कर रहे हैं, जस्ट आपको इनकी हिपोक्रेसी बता दूं, 1952 से लेकर 1993 तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर था देश में, मतलब इट वाज नॉट इवन मल्टी मेंबर। आज तो हम जो देखते हैं उसका स्वरूप 3 मेंबर है ना इलेक्शन कमीशन में, एक ही मेंबर था 1950 से लेकर 1993 तक, और वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो बडी कंसल्टेड। मतलब कि ना वो कोई हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कंसल्ट कर रहे थे, ना वो चीफ जस्टिस को कंसल्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद 2023 में कानून बना है मोदी जी के राज में कि एलओपी की भी भूमिका होगी। ये पहली बार तब बना है, और अब मल्टी मेंबर जो है वो बॉडी होती है। इनको अगर इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पर इतना सवाल निशान है कि इसमें चीफ जस्टिस नहीं है, तो भाई स्टेट्स में भी स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। वहां पर आप बनाओ ना, मल्टी मेंबर भी बनाओ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पे अपना अधिकार एलओपी को भी दे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी दे। वहां पर कमिटी बनाओ ना, चीफ जस्टिस, एलओपी और स्टेट गवर्नमेंट की, जो अपॉइंट करेगी। खुद अपने स्टेट में, मतलब कर्नाटका में, तेलंगाना में और किसी जगह पे ऐसी व्यवस्था नहीं करते खुद, और उन पर कोई रोक नहीं है। अगर मैं चाहूं मेरे अपने स्टेट में मैं अपना इलेक्शन कमिश्नर ऐसे बना सकता हूं, क्यों नहीं बनाते? वॉक द टॉक ना। वॉक द टॉक इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये ईसी का मामला नहीं है गायत्री, ये मामला है सीसी का। सीसी मतलब कंडीशनल कमिटमेंट। कंडीशनल कमिटमेंट कुछ लोग और समझ सकते हैं, वो ना समझे सीसी, ठीक है। जो लोग बहुत प्रतिभाशाली वो कुछ भी और समझ सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट। मैं केस जीतू तो कोर्ट ठीक, मैं जब केस जीतू तब सुप्रीम कोर्ट ठीक, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड में मुझे बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक, चंडीगढ़ केस में सुप्रीम कोर्ट ठीक, राहुल गांधी पे टिप्पणी करे सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जी? है ना? जब सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेरल्ड में आपको राहत ना दे तो सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है जी। फिर दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाना, फलाने के खिलाफ दबाव डालना, जुडिशरी बिका हुआ ये कहना। सेम चीज इलेक्शन कमीशन के साथ। अच्छा एक चीज नोटिस करो गायत्री जी, कि आपने पिछले 10 15 20 दिन से, जब से ये सिर 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 बिना सिर पैर के सिर के पीछे लगे, एसआईआर के पीछे लगे, तो राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बता दिया कि सिर की आवश्यकता क्या है। भाई राहुल गांधी जो प्रेस वार्ता करके आए, पीपीटी, पहली बार पीपीटी चलाया उन्होंने 2 घंटे, कितने घंटे, तो वो पीपीटी का कुल निकाल क्या है? कुल निष्कर्ष ये है कि डुप्लीकेट वोटर है, फेक वोटर है, वोटिंग के कार्ड्स में गड़बड़ियां हैं, लिस्ट में नाम में गड़बड़ियां हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रही है बिहार में इलेक्शन कमीशन। तो आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो भाई? आप तो बोलो बिहार से क्या पूरे देश में कराओ। अच्छा, अब आते कर्नाटका के केस में। कर्नाटका में उन्होंने केस उठाया आदित्य श्रीवास्तव का, आधे घंटे में फैक्ट चेक कि भाई आदित्य श्रीवास्तव जिनके 4 वोट बता रहे थे आप, वो
एक समय पर महाराष्ट्र में रहता था तब वहां वोट बनाया, दूसरे समय पर वो आ गया वो कर्नाटका तो वहां वोट बना के वहां वोट कर रहा है। उसने बताया कि उसने कोई एक साथ में 4 जगह पे वोट नहीं दिया, कैसे देगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि 80 वोट एक घर में पाए गए, उसका भी फैक्ट चेक हुआ। भाई बड़े घर जो होते हैं, जैसे लोग बड़े घर में रहते हैं वहां पे तो वो फैमिली रहती है, पर कई बार हम देखते हैं कि जो सिटीज में ऐसे कई इलाके होते हैं जहाँ पे हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स रहते हैं, जहाँ पर गार्डनर और जो बाकी जो लोग आते हैं बाहर से, वो लोग कमरा लेकर कुछ दिन तक रहते हैं। वो अपना उस समय पर आइडेंटिटी के लिए और बाकी चीजों के लिए वोटर कार्ड बनाते हैं, वो कहीं और जैसे काम मिलता है उनको काम के हिसाब से शिफ्ट होते हैं। पर अब उसने एक बार बना दिया और शहर में ही है तो वो अपना वोट थोड़ी चेंज कराएगा। जहां पे रजिस्टर करवा दिया उसने वोट, मान लीजिए आपके घर में एक डोमेस्टिक हेल्प आता होगा, उसने बगल में घर लिया है एक कमरे का, आपने उसको काम दिया है, उसने अपना वहां पे वोटर वोटर बना दिया क्योंकि वो वहीं रहने वाला है। अब आपने उसको काम से निकाल दिया, उसको काम मिला 1 घंटे दूर किसी और इलाके में। अब वो थोड़ी फिर से वहां पे नया वोटर कार्ड बनाएगा, वहां पे वो उसका शहर में ही वोट करना है उसको, तो वहीं पे वोटर कार्ड छोड़ देगा अपना उसी इलाके में। तो वैसे बताया कि वैसे के नाम थे। और यही सिचुएशन रायबरेली में भी है, तो रायबरेली में क्या आपके लिए वोट पड़े क्या इस प्रकार से? और ये सारी चीजों को आप वो कैसे कनेक्ट कर रहे हो कि बीजेपी बीजेपी को वोट आए, इसका क्या प्रमाण है भाई? चलिए मान लीजिए ये सारी विसंगतियां हैं आपके हिसाब से, तो ये बीजेपी के लिए ही वोट किया कैसे बता रहे? वो बोल रहे एक विधानसभा के आधार पे, एक विधानसभा के आधार पे बोल रहे भाई, वो विधानसभा इकलौती विधानसभा थोड़ी थी जो बीजेपी जीती, और ऐसी कई विधानसभाएं हमने जीती। और अगर आप बेंगलुरु सेंट्रल की सीट देख रहे हैं, जहां पर हमने एक विधानसभा में बहुत अच्छा किया तो इसलिए हम लोकसभा वाली सीट जीत गए, तो मालेगांव सेंट्रल की भी बात कीजिए। मालेगांव सेंट्रल की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा, धूले की सीट हम 5 विधानसभा में बीजेपी का 1 लाख का लीड, छठी विधानसभा मुस्लिम डोमिनेटेड जहां पर ये लोग पूरी लीड को आगे कर देते हैं वहां पे, और 4,000 वोट हमको मिलते हैं उस सीट पे, तो उसकी वजह से पूरा जो है वो लोकसभा का सीट कांग्रेस जीत जाती है। तो हमने तो नहीं बोला कि ये गड़बड़ है, ये मोनोपल ये जिसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ वोट बैंक किया आपने। तो इस प्रकार से कोई भी चीज को एक फेक नैरेटिव में परोस के कि मैं हारा इसका कारण कोई और है, ये बताने की कवायद है। जी। आपने बीच में बांग्लादेश का नाम मेंशन किया। बांग्लादेश किस कॉन्टेक्स्ट में? और दूसरा, क्या ये जो परेशानी है सिर्फ़ इन्हीं को है या जो I.N.D.I.A. सबको प्रॉब्लम है इस बात की? नहीं, ये तो इनकी पूरी जमात की प्रॉब्लम है। ये इंडी जमात जो है बेसिकली ये परिवारवादी जमात, परिवारवाद के दोनों नवाब बोले झूठ बेहिसाब और डाले सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर दबाव। भाई बताइए ना, बड़े नवाब ने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे की, तो छोटे नवाब ने भी तो 2 एपिक कार्ड दिखाए। आपने एपिक झूठ नहीं देखा उनका? भाई एपिक कार्ड दिखा रहे हैं, वो एपिक कार्ड दिखा रहे हैं, नंबर जो भी था एंड में था 120, और उनका एक्चुअल एपिक कार्ड नंबर है 228। और जो एपिक कार्ड उनका 228 वाला है वो उन्होंने अपने एफिडेविट में डाला हुआ है कि ये मेरा एपिक वोटिंग कार्ड है। और उसके आधार पे उन्होंने 2020 और 25 में और बाकी उससे पहले 2015 और 20 में वोटिंग की है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब वो एपिक कार्ड छिपाकर दूसरा एपिक कार्ड बता रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बोला है कि भाई वो दूसरा वाला दीजिए, हम जांच करेंगे कहां से आया, कैसे बन गए 2 कार्ड, 2 कार्ड कैसे हो सकते हैं उनके। तो ये चीज जो है ये तेजस्वी यादव भी फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो बोला हम चुनाव ही बॉयकॉट कर देंगे, तो यही चीज तो बांग्लादेश में बोली गई ना जिया के द्वारा। खालिदा जिया ने बोला ना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जमात उनकी जो भी पार्टी है वो बीएनपी, बीएनपी ने बोला हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यही चीज तो कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सिस्टम ही खराब है, इलेक्शन कमीशन में आग लगा देनी है। तो ये छोटे नवाब और बड़े नवाब ये दोनों का विषय है, और वो कुल मिलाकर भारत में अनस्टेबिलिटी लाए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, जैसे बांग्लादेश में स्थितियां निर्माण हुई और फिर उसके बाद एक पावर शिफ्ट हुआ और वहां पे यूनुस पार में है। अब यूनुस के मित्र कौन है आप जानती हो? भारत में यूनुस का मित्र कौन है? किसने उसके साथ इंटरव्यू ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यू किया आपको पता है? लोग समझदार है, देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाए, कि भाई कंट्री पे ही और सिस्टम पे ही पूरा जो है इस प्रकार से जो है एक एक क्रांति के नाम पर जो है हिंसा हो जाए और देश जो है हिंसा और इंस्टेबिलिटी की आग में झुलस जाए। जी, बांग्लादेशी मॉडल को कॉपी करने के लिए ऑफ द मतलब साइड मार्क
शायद बच्चों को भी तैयार करने की तैयारी चल रही है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी ही ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या इकलौते हैं अपने परिवार के जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या पहले भी इस तरीके का इतिहास रहा है इनकी फैमिली से? नहीं, इनके परिवार का कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई आस्था नहीं रही है। आप प्लीज देख लीजिए 1947 से पहली बार जब 356 का गलत इस्तेमाल किया गया तो नेहरू जी ने किया, इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, नंबूद्री-पाद की। ये लेफ्ट वाले आज नाचते हैं कांग्रेस के साथ बैठ के इंडिया अलायंस में। उनकी पहली दुनिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो चुन के आई थी उसको हटाने का काम इन्होंने किया। इंदिरा जी ने खैर कमिटेड जुडिशियल रिव्यू के चीज को ही हटा देना कॉन्स्टिट्यूशन से। कानून जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इमरजेंसी लगाना, सेंसरशिप लगाना, फिर जुडिशरी में जिस प्रकार से उन्होंने कभी किसी को जज बनाया, उसी को एमपी बनाया, उसको फिर से जज बनाया, ये सारा खेल खेला। फिर उसके बाद राजीव गांधी, अब राजीव गांधी का जो आप ये विजुअल दिखा रहे हैं, तो राजीव जी जब उस समय पे बैलेट पेपर को दोष देते थे, बोलते थे कि देखो बैलेट पेपर खराब है। आज इनके बेटा जी बोलते हैं ईवीएम खराब है, और ईवीएम पर 41 वर्डिक्ट्स आ चुके हैं, फिर भी परिवार मानने को तैयार नहीं। दरअसल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकम्पैटिबल है, क्योंकि उनके लिए परिवार तंत्र जो है वही ऊपर है संविधान तंत्र और लोकतंत्र के ऊपर, और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा या तो उसको नकारते हैं या तो उसमें ऐसे चेंजेस लाते हैं जैसे इमरजेंसी में लाए गए, जो सबसे अनकॉन्शनेबल चेंजेस हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा को हमेशा तार तार करते हैं। आप अगर पूरा हिस्ट्री उठा कर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा भंग करने का अगर किसी ने अनब्रोकन काम किया है तो गांधी परिवार ने किया है। वेरी इंटरेस्टिंग है। इनका बिगर एजेंडा क्या है? लोगों का वोट हासिल करना है या पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर देना? एक्चुअली इनका बिगर एजेंडा सत्ता है, पावर है, बट पावर एट एनी कॉस्ट है। पावर कैन बी वन थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स इन अ फ्री एंड फेयर सिस्टम, जैसे कि हम लोग विश्वास रखते हैं लोकतांत्रिक सिस्टम में। पर जब लोकतांत्रिक सिस्टम आपको रिजल्ट ना दे, आप 90 इलेक्शंस हारो, जब आपके साथ जनमत नहीं है, तो आप बोलते हो कि मैं जनपद के सहारे आऊंगा। जनपद मतलब परिवार के सहारे आऊंगा। परिवार का सहारा मतलब कि हर संवैधानिक संस्था पर एक संदेह पैदा करना, एक डाउट क्रिएट करना, लोगों को भड़काना, फॉरेन फोर्सेस से कल्यूजन करना, और भारत में ऐसी स्थितियां निर्माण कर देना जिससे कि आपको एक पावर में आने का एक मौका मिल सके। तो ये दरअसल जनमत नहीं, जनपद का मॉडल है जो ये लोग लागू करना चाहते हैं, एंड दिस इज हाउ दे वांट टू कैप्चर पावर। और ये एक बहुत ही नक्सलाइट माओइस्ट थिंकिंग है। माओइस्ट भी क्या बोलते हैं कि भाई बैलेट से नहीं हुआ तो बुलेट से करेंगे। ये बुलेट से नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं प्रोपेगेंडा के बुलेट से, ये लोग करते हैं भड़काने के बुलेट से। तो वो एक्चुअल फिजिकल बुलेट यूज हो रहा है वहां पे माओइस्ट के द्वारा, और ये जो अर्बन माओइस्ट, अर्बन नक्सली है, वो प्रोपेगेंडा के बुलेट से देश के सिस्टम पर गोली चलाकर देश को हाईजैक करना चाहते हैं। आपने माओइस्ट का नाम लिया, बट ऐसा क्यों लगता है कि ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इनके अंदर डीपली इनग्रेन्ड है? या फिर ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हाईजैक करना चाहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम? एक पॉइंट मैं शहजाद जी कहना चाहती हूँ यहाँ पर। 3 टाइप के मार्क्सिस्ट हैं जो मैंने देखे हैं, शायद आपने भी नोटिस किए हों। पहले वो जो बॉर्न है एक यूटोपियन थॉट के साथ कि भी पूरी दुनिया बराबर हो सकती है। दूसरे वो हों जो फॉलो कैपिटलिज्म करते हैं लाइक चाइना, बट प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को कैपिटलिस्ट। और तीसरे वो जो जिनके साथ लाइफ में कोई दुर्घटना हुई है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ ब्रोकन मैरिजेस, चिल्ड्रन इन ब्रोकन फैमिलीज, या किसी के साथ कुछ हो गया तो वो कंडीशनल मार्क्सिस्ट हो जाते हैं। मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन था। बट ये मार्क्सिज्म कौन सा वाला फॉलो करते हैं राहुल ये गांधी? ये अपॉर्चुनिस्ट मार्क्सिस्ट है। चाइनीज दिस मॉडल? अब जैसे आपको ठीक लगे, मतलब कि हिजाब मार्क्सिज्म का है और अंदर अपॉर्चुनिज्म है। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देता हूँ। पहले तो ये अगर इतना ही बिलीव करते हैं इस फिलॉसफी में कि सबके पास समान अधिकार, समान चीजें, इक्वल राइट, जितनी आबादी उतना हक, फलाना ढिमकाना, जो ये लोग कम्युनिस्ट का गाना गाते हैं, तो भाई पहले अपने परिवार में लागू करो ना। अपने परिवार से 3 सांसद, वाह, गजब है।
और कौन सा परिवार है जिसके 3 सांसद है कांग्रेस में? मतलब कि वायनाड में जब चुनाव लड़ना था तो बहन ही मिली ना भाई। वायनाड में कोई कार्यकर्ता तो नहीं मिला पीडीए समाज से, ओबीसी समाज से। भाई क्यों? मार्क्सिज्म तो डिक्टेट करता कि भाई आप 1 सीट आप ले लिए तो 2 सीट मैया और बहना को देने के बदले कार्यकर्ता को दे देते। अपने घर में कहा मार्क्सिज्म चला, ये अपनी पार्टी में तो चला ले पहले। ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह जो बोल रहे हैं वहां तो चला नहीं रहे। वहां पे तो या तो दामाद जी लूटेंगे, नेशनल हेराल्ड में सार्वजनिक संपत्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति अपने नाम पे कर देंगे, वो भी 2 लोगों के नाम पर। नेशनल हेराल्ड का पूरा माल यंग इंडियन से 2 लोगों के नाम पर कर दिया। और सीट और पॉलिटिकल पावर भी खुद को चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिज्म काउच्ड इन मार्क्सिज्म है। और इसीलिए ये कोई जेन्युइन फिलॉसफी से या सर्कमस्टेंसेस से गाइडेड नहीं है, ये केवल इनका एक दिखावा है। और दिखावे से अभी बार बार चेहरा जो उनका असली चेहरा निकल कर आ ही जाता है। और ये ना कमिटेड है आम्बेडकर जी के संविधान के प्रति, ना सामाजिक न्याय के प्रति, ना समाजवाद के प्रति। अगर होते तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। समाजवाद और सामाजिक न्याय का और सेकुलरिज्म और संविधान की सुरक्षा का सबसे बड़ा कदम तो वक्फ रिफॉर्म था। भाई अनलिमिटेड पावर्स लैंड ग्रैब की, जैन को नहीं, क्रिश्चियन को नहीं, बुद्धिस्ट को नहीं, और किसी धर्म को नहीं, और किसी मजहब को नहीं, केवल एक मजहब के पास थी, मुस्लिम्स के पास थी। तो उसको सीधा करने के लिए, उसको समान समान करने के लिए कानून लाया गया। महिलाओं को अधिकार देने के लिए लाया गया। पसमानदा और गरीब और दबे कुचले जो मुस्लिम हैं उनको देने के लिए किया गया। इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, इसमें अपील का राइट हो, संविधान के हिसाब से चले। तो संविधान, समाजवाद और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कदम तो यही है। अम्बेडकर जी तो एंडोर्स करते इसको। क्या माना इन्होंने? इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। चलो सामाजिक न्याय का दूसरा उदाहरण देखिए। 370 जब तक था जम्मू कश्मीर में, तो वाल्मीकि समाज को वोटिंग और वाल्मीकि समाज को आरक्षण का अधिकार नहीं था। अभी तो वोटिंग राइट को लेकर ही चर्चा है ना। एसआईआर में दलितों का वोट काटोगे, मुस्लिमों का वोट काटोगे। दलितों के पास वोटिंग राइट नहीं था 370 जब तक था। 370 हटने के बाद उनको मिला है। विरोध किसने किया 370 का कि हटने का? इन्होंने ही। और आम्बेडकर जी तो 370 के खिलाफ थे। तो इसका मतलब कि ये आरक्षण विरोधी भी है, समाजवाद विरोधी भी है, सामाजिक न्याय विरोधी भी है, शोषित वंचित समाज के भी विरोधी है। इनका चेहरा बार बार उजागर होता है। ये कोई मार्क्सिस्ट भी नहीं है, ये केवल और केवल ये राहुलिस्ट है। राहुलिस्ट मतलब अपॉर्चुनिस्ट होना। हाँ, अब नेहरू जी ने स्टार्ट किया था जब हमारा 1947 आया था, तो हम तो सोशलिज्म फॉलो करते थे। ये हिस्ट्री में कब मार्क्सिस्ट की तरफ मुड़ गए, ये समझ नहीं आया। देखिए वो तो अब कांग्रेस जो है वो स्टार्ट हुई थी सेंटर लेफ्ट से, पर वो लेफ्ट 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 जाते जाते एनएसी में भी एक समय पर तो ऐसे लोग शामिल थे जो डिक्लेयर्ड इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते थे। ऐसे भी लोग थे जिनके ऊपर भारत की सेना के विरोध में कार्रवाई करने के आरोप थे। ऐसे लोग भी थे जिनका पूरा एंटी नेशनल बैकग्राउंड था, जिन्होंने ये पूरा जो नक्सलाइट और माओइस्ट मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने का काम किया है। तो वर्षानुवर्ष कांग्रेस पार्टी का जो लेफ्टवर्ड टर्न है वो स्टार्ट होते होते अब ऐसे एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशंस पे आ गए हैं कि वो पूरे इररिलेवेंट भी हो चुके हैं। और देश में जिस प्रकार की मूल मेन स्ट्रीम है उससे भी वो पूरी तरह से कट चुके हैं। और इसीलिए आप देखिए ना, कम्युनिस्ट भी बोलते हैं कि हम भारत माता में विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी बोलते हैं कि आई विल फाइट इंडियन स्टेट एंड आई डू नॉट बिलीव इंडिया एज अ नेशन। तो उन दोनों की भाषा भी जो है वो लगभग सेम ही होती जा रही है। वो बोलते हैं कि भाई बुलेट से हम पाना चाहते हैं सत्ता, और कांग्रेस ही बोलते हैं जब नक्सलियों पर एक प्रकार से उनको खत्म करने की और नक्सलवाद से प्रभावित जो इलाके वो खत्म हो रहे हैं और वो कम हो रहे हैं, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, बोलती है कि नहीं नक्सलियों से बातचीत शुरू कर दी जाए। तो कांग्रेस का लेफ्टवर्ड टर्न जो है ये चलते चलते वो एक दिन लेफ्ट आउट हो जाएंगे। और पाकिस्तान का प्रेम तो कभी जाता ही नहीं है, वो तो खून में है उनके। नहीं, कांग्रेस का आईएनसी का मतलब ही इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। आईएनसी दैट इज ओके, दैट्स आपको नहीं पता था? और एलओपी नहीं, का मेरे मतलब लिए है, पहली बार है ये। नहीं नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। एलओपी का मतलब लवर ऑफ पाकिस्तान। भाई बताइए वाओ। ना,
सिंदूर के ऑपरेशन पे चर्चा शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले चिदम्बरम बयान देते पहलगाम जो हमला वो पाकिस्तान ने नहीं किया, जबकि प्रमाण है कि टीआरएफ ने किया, टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा, यूएनएससी की मॉनिटरिंग कमेटी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। टीआरएफ इस लश्कर तैयबा का फ्रंट है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के और बाकी के कैंप्स जो मुरीद के और बावलपुर में, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद आपने देखा कि ऑपरेशन महादेव हुआ। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए। वो तीनों आतंकी पहलगाम के आतंकी थे और पाकिस्तान के साथ उनका लिंक था। तो ये कहने लगे महादेव ऑपरेशन अभी क्यों किया, आतंकियों को अभी क्यों मारा, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। तो ये कुल मिलाकर पाकिस्तान परस्ती, सेना का अपमान और पाकिस्तान का गुणगान, ये इनकी पहचान है। और ये कोई पहली बार नहीं है। 26/11 का दोष हटाकर, पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, समझौता का दोष हिंदुओं पर डालना, मालेगांव का दोष हिंदुओं पर डालना। फिर आपने देखा होगा कि कैसे 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान से सुर मिलाना, पाकिस्तान से मदद मांगना जो मणिशंकर अय्यर ने किया कि भाई मोदी को हटाना है, या बीके हरिप्रसाद का स्टेटमेंट कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी। तो सेना के मनोबल पर चोट भी की गई, पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दिया गया। और किस प्रकार से आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो एक मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसको तमाशा कहना, महादेव को कम्युनल कहना, ये सारी चीजें हुई। और सबसे बड़ा प्रमाण तो अभी एक और जो आपके सामने आया है, जो मालेगांव का वर्डिक्ट आया। तो मालेगांव के वर्डिक्ट में तो साबित हो गया ना कि कोई हिंदू टेरर नहीं है। ये जिन लोगों ने मालेगांव किया था वो एक्चुअली देवर दी टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो पकड़े गए थे, उनको छोड़ा गया, फिर साधु संतों को फंसाया गया। उसमें साध्वी प्रज्ञा थी, उसमें फिर विटनेसेस पे और बाकी लोगों पे दबाव डाला गया कि नेम मोदी, नेम मोहन भागवत जी के खिलाफ तो षड्यंत्र था कि उनको मार दो। ये एक मुस्लिम एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस ऑफिसर ने डिस्क्लोजर किया, मुजव्वर ने। और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से योगी जी को भी फंसाओ। तो ये पूरा षड्यंत्र था कि कैसे सैफरन को बदनाम किया जाए। और ये भी रचने का काम राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर को बताया था कि भाई मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, हिंदू टेररिस्ट ग्रुप जो है वो ज्यादा खतरनाक है। चिदम्बरम जी ने, फिर उसके बाद शिवराज पाटिल ने, फिर सुशील कुमार शिंदे ने इसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशंस को ले जाने का काम किया। सारे जो इस्लामिक जिहादी हमले होते थे उसकी चर्चा छोड़ के हिंदू टेरर का नैरेटिव 2014 तक चलाया गया और उसमें से एक भी केस साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने भी बोला कि एविडेंस को मैनिपुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू टेरर का भी जो नैरेटिव गढ़ा गया वो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए ही किया गया। आपको लगता है किसी पॉइंट पे अगर ये इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं तो सीधे 2029 आएगा, तो ये इलेक्शन कमीशन को हार्म करने से लेके, क्योंकि जो बोले ना हिसाब हम करेंगे, चुन चुन कर हिसाब करेंगे, मतलब सिंगल आउट करके, तो ये इलेक्शन कमीशन को हार्म कर सकते हैं। एंड डू यू थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन नेक्स्ट 5 to 10 years राहुल गांधी भारत छोड़कर चले जाएंगे? क्योंकि वो, मेरे को लगता है हार हार के इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ही इज डूइंग थिंग्स विच इज कोई भी लॉजिकल, कोई भी सेंसिबल इंसान नहीं करेगा। स्टेटमेंट देखिए, कैसी है? कौन व्यक्ति भारत छोड़ के चला जाए वो तो मुझे नहीं पता, पर कोई व्यक्ति भारत को तोड़ के ना जाए। भारत को तोड़ने की कोशिश पूरी राहुल गांधी कर रहे हैं। वो छोड़ के तो भाई जाते ही है, वो हर 2 महीने से छोड़ के जाते हैं। आपने देखा नहीं विदेश यात्रा में कितना छोड़ छोड़ कर तो जाते हैं। पार्लियामेंट सेशन छोड़ के जाते हैं, माता जी को छोड़ के चले जाते हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को छोड़ के चले जाते हैं, पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ के चले जाते हैं। उनका जब मूड होता है वो विदेश चले जाते हैं। तो छोड़ के जाने में तो उसको कोई वो नहीं है ज्यादा बड़ी बात, तोड़ के जाने में ज्यादा बड़ी बात है। और तोड़ के वो जरूर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक डिवाइडेड इंडिया चाहती है, एक ब्रोकन इंडिया चाहती है। कांग्रेस के पक्ष में यूनाइटेड इंडिया नहीं है। कांग्रेस डज नॉट वांट यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड हिंदू समाज। दे वांट ब्रोकन समाज, ब्रोकन कंट्री। लैंग्वेज में तोड़ो, जाति में तोड़ो, धर्म मजहब में तोड़ो, अलग अलग विषयों को लेकर तोड़ो। जितना टूटा हुआ रहेगा भारत और हिंदू समाज, उतना कांग्रेस बेनिफिट करेगी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स है यूनाइट द मुस्लिम वोट बैंक एंड डिवाइड द हिंदूज एंड विन द इलेक्शन। तो वो डिवाइड कंट्री को करना, ये उनका एजेंडा है। तोड़ना उनका एजेंडा ही है। अब छोड़ना है या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा भाई। अगर भारत के नागरिक है तो कोई छोड़कर नहीं जाएगा। अब वो केस भी चल रहा है, मुझे नहीं पता उसका स्टेटस क्या है।
पर भारत का कोई नागरिक तो भारत नहीं छोड़ना चाहेगा। जो भारत का नागरिक ना हो वो उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये जी इलेक्शन कमीशन को हार्म करने की स्टेटस तक जा सकते हैं? क्योंकि पीछे पड़ गए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर्स के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तो इन्होंने स्लाइड्स नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टारगेट नहीं किया, दे टारगेटेड द ओनली द सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल। बट यहाँ पे तो कमिश्नर्स की हर जगह फोटो स्लाइड शो कर रहे हैं ये, देखिए आप या जो उतार रहे कह हैं ना, मतलब। देखिए आप समझ नहीं पा रही है, कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली नहीं टारगेट करेगी। जैसे जाकिर नायक ने कोई गन उठा के थोड़ी किसी को मारा। जाकिर नायक ने बोला कि ये एनिमीज है आपके, ये इस्लाम के टारगेट रख एनिमीज देना। है। हाँ, और फिर उसने मैनिपुलेट करके एक माहौल बनाया कि ये एनिमीज जो है ये गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ वायलेंस करना बिल्कुल ठीक है और ये हमारे परमिटेड चीजों में है। ये इस प्रकार से ब्रेन वॉशिंग जाकिर नायक ने किया। तब जाकर कुछ आतंकी प्रभावित हुए उससे और उन्होंने फिर जाके आतंकी हमले किए। तो जाकिर नायक उनका मोटिवेटर इन चीफ, जाकिर नायक उनका इंस्पिरेशन इन चीफ, जाकिर नायक उनका एक प्रकार से वो ब्रेन है और फिर उसके नीचे जो है वो सारे मोहरे हैं। तो अब ब्रेन के भूमिका में ये लोग हैं, ये लोग कोई मोहरे की भूमिका में नहीं है। इनसे मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कांग्रेस वाला उठा के जाके इलेक्शन कमीशन कर भी सकते हैं, मुझे नहीं पता। अब किसी का दिमाग खराब हो जाए तो हमको क्या पता क्या करें। एक बार इंदिरा जी को जब कन्विक्ट किया गया था इमरजेंसी के जस्ट पहले, जो इमरजेंसी लगी उससे पहले या उसी समय के कालखंड की बात है जब वो जेल गई थी, उसके आसपास की बात, तो 2 लोगों ने प्लेन हाईजैक किया था, आपको पता है, कांग्रेस के। और जब उनको हाईजैक किया था फिर उनको सजा देने के बदले उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप जाकर चेक कीजिए, हाईजैकिंग कांग्रेस वर्कर्स इंदिरा गांधी जेल। 2 लोगों ने प्लेन हाईजैक किया, उनको जेल भेजने के बदले कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ा दिया। तो नथिंग इज आउट ऑफ द रेलम ऑफ स्पेकुलेशन। पर मेरे हिसाब से जो अभी माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो वैसे ही है जैसे कि एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे कि लेजिटिमेट लगता है कि भाई अटैक करना लेजिटिमेट है। तो कुछ होते हैं ना फेस अर्बन नक्सली, और फिर होते हैं कुछ गन वाले नक्सली। तो उस प्रकार से इसको समझिए। एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आता है शहजाद जी, सॉरी मैं इसको आखिरी में लेकर आ रही हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई है बीजेपी और जी। कांग्रेस के वोट बैंक की स्टडीज को लेकर। हम्म। ये मैंने आपसे शेयर भी किया था। जी। जो बीजेपी सीट जीती है 240, एवरेज मार्जिन इनका तकरीबन 2 लाख है, 1,92,000। मीडियन मार्जिन तकरीबन 1.5 लाख है। कांग्रेस जीती है सीट 99, एवरेज मार्जिन 1,31,000 के आसपास राउंड ऑफ करके, और मीडियन मार्जिन इनका 90,000 का। अब इसी थ्योरी को अगर हम फॉलो करते हैं तो कांग्रेस जो 28% सीटें जीती है आउट ऑफ इट्स 99 सीट्स, दैट इज लेस देन 50,000 मार्जिन। और जो बीजेपी 20% जीती है वो 50 मतलब 240 सीट्स का, दैट इज विद लेस देन 50,000 मार्जिन। कांग्रेस की विक्ट्री जो है वो बहुत थिन लेवल पर है, उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि वोट बैंक फर्जी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट चाहे थिन वोट मार्जिन से आप जीत तो रहे हो। इसीलिए शायद एसआईआर से ज्यादा परेशानी हो रही है इन्हें, क्योंकि वो नहीं थिन मार्जिन देखिए, भी कम हो जाएगा। नहीं देखिए, एक तो ये पूरी थियरी जो है कि भाई मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितनी उसके हिसाब से हम तय करेंगे, तो फिर तो ये एक सेक्युलर ट्रेंड है। सेक्युलर इन द सेंस कि इट्स अ कंसिस्टेंट ट्रेंड अक्रॉस पार्टी लाइंस। कई जगहों पर कम मार्जिन पे बीजेपी भी जीतती है, कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी इनफैक्ट ज्यादा सीटें वो कम मार्जिन से जीतती है। अच्छा मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश में क्या मार्जिन था भाई? जस्ट अ फ्यू 100,000 वोट्स, कुछ 1000 वोट से वो जीते हैं हिमाचल प्रदेश, तब ठीक था। मध्य प्रदेश 2018 में उनको सीटें ज्यादा हुई, वोट हमें ज्यादा मिला। बाय द वे, मध्य प्रदेश में 2018 में वोट हमें ज्यादा मिला, सीटें उनको ज्यादा है, उनकी सरकार बनी, तब वो स्वीकार लेंगे। ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि क्या अगर आपको लगता था 2024 का चुनाव फिक्स था, जो अभी ये कह रहे हैं, ये लोकसभा का डेटा दिया उन्होंने कर्नाटका का, तो भाई सुप्रिया श्रीनेत वाला वो वीडियो पता है 99 पे, तो क्यों सेलिब्रेट कर रही थी? हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर आपके एस्टिमेशन में 2024 लोकसभा was a fixed election, then why were you celebrating 99 seats?
विच मीन्स कि आपको तो पता था कि जिस प्रकार से आपकी हरकतें हैं 99 भी आपके आनी मुश्किल है, इसीलिए तो 99 सेलिब्रेट कर रहे थे ना, वरना उसी समय बोलते कि नो गो गॉड, ये तो बहुत गलत हो गया, हम तो जीत रहे थे चुनाव। उस समय पे उन्होंने ये नहीं बोला, उस समय पे उन्होंने बोला कि मोदी जी को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमें 99 हद चुकी है, हम चुनाव जीत गए। और आज बोल रहे कि चुनाव मैनिपुलेटेड है। कब? महाराष्ट्र और हरियाणा हारने के बाद, और बिहार में उनको दिख रहा है क्या होने वाला है तब। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा होगा वो अपना दिमाग लगाए और ये सब बातों में ना पड़े। कांग्रेस पार्टी जैसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी सेना, एंटी इंडिया पार्टी कोई है नहीं, इनके चक्करों में मत पड़ो। एंड राहुल गांधी इज ए डिस्क्रेडिटेड लीडर, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6-6 बार, 7-7 बार फटकार लगाई, सावरकर जी, HAL, पेगासस, हिंडनबर्ग, रफाल, सब मामले में फुस हो जाता है उनके एटम बम। और उसके बाद भी ये बंदा जो है मतलब अपने आप को देश के ऊपर समझ के देश की संस्थाओं को गाली दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता ने अब इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाना चाहिए, इस पर सोच करना चाहिए। मुझे तो लगता है अगली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी संख्या नहीं है जी, थैंक यू सो मच शहजादी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू गायत्री जी। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मे यू ग्रो मोर एंड मोर। और किसी दिन जब आप मिनिस्टर बने तब मैं आपका पर्सनल इंटरव्यू करने आऊँ। मेरे मिनिस्टर मेरे पद से नहीं, मेरे पार्टी का कद बढ़ता रहे और हमारी सरकार के कामों के कद बढ़ते रहे, इससे ज्यादा चिंता करता हूँ मैं। डेफिनेटली जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद। जय श्री जय हिंद, राम। जय भारत, जय श्री राम।